आदाब। आज जुमा है, कॉलिंग डे है। आ, थोड़ी देर में आपकी कॉल्स लेते हैं। मेरा जी चाह रहा है कि आज का जो प्रोग्राम है रफ़ाक़त अली के नाम मानविन कर दूं। रफ़ाक़त अली को मैं आज से पहले नहीं जानता था, सिर्फ आज मैं जाना हूं। बीबीसी पे उमर दराज नंगियाना की एक स्टोरी पढ़ रहा था। आपको शायद याद हो कि 2 दिन पहले दाता दरदार पे एक ख़ुदकुश हमला हुआ था, जिसमें 4 पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए थे। रफ़ाक़त अली भी जाँ बहक होने वालों में शामिल है। मगर रफ़ाक़त अली दाता दरबार में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी तनख्वाह थी 8,000 रुपये, लेकिन 5 महीने से वो तनख्वाह भी नहीं मिली थी। घर का ख़र्चा चलाने के लिए 8,000 में से 5,000 रुपये 3 बच्चियों की फ़ीसों में चले जाते थे और 3,000 रुपये में अल्लाह जाने रफ़ाक़त अली अपने कुनबे का ख़र्चा कैसे चलाता था। उसका घर गढ़ी शाहू में था। गढ़ी शाहू दाता दरबार से ख़ासा दूर है साइकिल के एतबार से। रफ़ाक़त अली रोज़ाना 2 घंटे साइकिल चला के अपनी ड्यूटी पे रोज़ाना सुबह 8 बजे पहुंचता था और शाम को फिर इसी साइकिल पे वापस जाता था। उसकी जो ड्यूटी थी वो दाता दरबार का जो 2 नंबर गेट है जहां धमाका हुआ था, वहाँ थी एक छतरी थी, उसके नीचे वो खड़ा हो जाता था और सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देता था। रफ़ाक़त की जो 3 बेटियां हैं, उनमें से तूबा सबसे बड़ी है, उसकी उम्र है 8 साल। उसके बाद तैयबा है और सबसे छोटी लाइबा है, जिसने अभी अभी नर्सरी में जाना शुरू किया है। रफ़ाक़त का ख्वाब था कि इन बेटियों को जितनी उसमें सकत है वहाँ तक पढ़ाए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अपनी तनख्वाह का 60% से ज़ायद इन तीनों बच्चियों की फ़ीस में चला जाता था। रफ़ाक़त का जो घर है उसके 2 कमरे हैं। एक कमरे में एक पलंग है जिस पे पूरा ख़ानदान सोता था। अब एक मेंबर कम हो गया है, लिहाजा सहूलत हो गई है। तीनों बच्चियां और उनकी माँ उस पलंग पे ज़्यादा आसानी से फैल के सो सकते हैं। उसी कमरे में एक बहुत ही मामूली सा पुराने मॉडल का टीवी भी रखा हुआ है। जो दूसरा कमरा है उसमें रफ़ाक़त का छोटा भाई शौकत और उसकी फैमिली रहती है। शौकत सब्ज़ी फ़रोश है। कल बहुत फ़िक्र हो रही थी कि अब जब कि रफ़ाक़त मर गया है तो उसके ख़ानदान का क्या होगा। कल ही जिस सिक्योरिटी एजेंसी में वो काम करता था, उसके अहलकार उसकी ताज़ियत के लिए आए और उन्होंने रफ़ाक़त की बेवा के हाथ में एक लिफाफा दिया जिसमें रफ़ाक़त के जो 5 महीने की तनख्वाह थी, जो 40,000 रुपये बनती है, वो उसमें मौजूद थी। यानी मरने के बाद एरियर्स क्लियर हो गए। अब 40,000 से रफ़ाक़त का ख़ानदान क्या करता है क्या नहीं करता, ये ना सिक्योरिटी एजेंसी की ज़िम्मेदारी है ना किसी और की। मुझे किसी से कोई अपील नहीं करनी, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे। बस ये कहानी मैंने पढ़ी तो सोचा कि आपको भी सुना दूँ। रज़ा हुसैन हैं पारा चनार से। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। तो मेरा चूँकि ताल्लुक़ पर अचनार से है, ट्राइबल एरिया से, जी, तो बड़े दिनों बाद जो है ना उज़्ज़त खान की जो आवाज़ ऐसी महसूस हो रही है जैसे मैं पहले दादा के साथ बैठ के ना रेडियो सुनता था। जी। तो आज जो आपने ये जिस सिक्योरिटी गार्ड का आपने हवाला दिया, इसके दर्द को हमसे ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है एज ए ट्राइबल। जी। तो इसके लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत पुरुमीद हूँ इस मुल्क में जिसमें उसतुल्लाह खान और ऐप लोगों जैसे सहाफ़ी मौजूद हो, जो इतनी पाबंदियों और इतनी चीज़ों के बावजूद इतनी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, और इस आप लोगों की जैसे चैनल, तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ
वो क्या कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन चेंज है ना, एक्सट्रैक्टिव एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन तक चेंज के लिए, तो ये एक सफ़र है, ये कम्प्लेक्स, एक इंस्टीट्यूशन दौर से दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है नेशनल असेंबली में 26 अमेंडमेंट के लिए वो बिल पास करने के लिए ऑन टेबल कर दिया है पार्टा के हवाले से। तो मैं बहुत पुरुमीद हूँ इस मुल्क से कि इंशाल्लाह अच्छे वक्त आएंगे। ये जो कन्फ्लिक्ट है, जिस तरह ये जो चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशन रिस्ट्रक्शन है, ये चीज़ें चेंज होगी और ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें चेंज होती रही है। आज जितनी भी रिवोल्यूशन हम देखें, जितनी भी चीज़ें देखें, जी जी, तो ये पॉजिटिव साइन है और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं प्राउड करता हूँ आप जैसे सहाबियों पे कि आप लोग हर चीज़ को ना पाबंदियों के बावजूद हाईलाइट करते हो और इंशाल्लाह ये चेंज, ये तब्दीली ज़रूर होके आएगी। थैंक यू रज़ा हुसैन साहब, आपका जो ऑप्टिमिज़म है, जो रजाइयत है, यकीनन ये आजकल बहुत कम है पाकिस्तान में, मगर ये रजाइयत भी ज़रूरी है, इसलिए कि ऑप्टिमिज़म के अलावा अब चारा ही क्या है, मज़ीद कुछ सोचने के बारे में, लिहाजा पॉजिटिव ही सोचा जाए। राहील अशर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों भाइयों को पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दुआ अल्लाह में रमज़ान में आपको और हमें हर मुश्किल परेशानी से और अपनी नेमतों और रहमतों से अल्लाह ताला नवाजे। जल्दी जल्दी 2-3 बात करूँगा मुबशिर भाई सर। एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तानियों को, मौजूदा हुकूमत है जो उन्होंने पाकिस्तान को जो IMF के पास गिरवी रखा है। पहले तो सुन रहे थे कि ये IMF के मुंह पे 1 अरब डॉलर मारेंगे, इन्होंने पाकिस्तानियों के मुंह पे IMF मार दिया है। बहुत बहुत मुबारक। ईद के बाद जब इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में होते रहेंगे तो फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तानियों की कहाँ कहाँ से चीखें निकलती। एक बात हो गई। दूसरी बात मैं करूँगा कि जी ये जो अभी यूटिलिटी स्टोर्स के चेयरमैन का मैंने बयान देखा तो उन्होंने कहा कि हमें पैसे लेट मिले। मेरा खुद एक्सपीरियंस से डिफेंस में रहता हूँ, एक वेस्ट पॉइंट टावर में बहुत अच्छे यूटिलिटी स्टोर बने हुए, वहाँ कुछ नहीं था। हम भी गए, लोग परेशान थे, वहाँ के लोग धक्के दे रहे थे, बाहर निकाल रहे थे कि जी हमारे पास कुछ नहीं है। बाहर के मुल्कों में हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने वीडियोस भेजी हैं कि जी बाहर के मुल्कों में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं वो रमज़ान में अपने स्टोर्स में स्पेशल शेल्फ लगाते हैं डिस्काउंट के। पहले से क्या हमारी हुकूमत को पता नहीं था कि रमज़ान कब शुरू हो रहा है, किस तारीख को शुरू हो रहा है, फिर रमज़ान शुरू होने के बाद ये पैसे दे रहे हैं। एक प्रोग्राम में मैंने आप नहीं थे, वसीतुल्लाह साहब को अपना बताए थे 60-65 हज़ार, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी जी 15-20 हज़ार वाले जो बीच में कमाने वाले उनका क्या हाल है। उनका इतना बुरा हाल है कि एक हफ्ते में मेरी 7-8 ऐसे लोगों से जो माली गार्ड्स हैं और जो ड्राइवर हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम खुदकुशी कर लें या फिर हम हथियार उठा के लूट मार कर दें। देखिए रमज़ान का महीना है, मैं ये करीमाबाद में बचत बाजार लगा तो उधर भी गया, चीज़ें देख के अफसोस हुआ। लिटरली लोगों को मैंने झोलियाँ उठा के बदवाएं देते हुए देखा है। एक बात बोलूँगा, मजलूम की हार और अल्लाह के बीच में पर्दा नहीं होता है। जब मजलूम की हार ऊपर जाती है तो आसमान खुल जाते हैं और अल्लाह की जब जलाल आएगा ना तो ना कोई अदारा ना कोई सुप्रीम कोर्ट इनको बचा सकेगी। ये जितना खेल रहे हैं रमज़ान में, जितना तंग करना कर लीजिए, हम जैसे तो फैसले तंग हो रहे हैं, चीज़ों के पीछे मारे फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपको। ठीक, सही बात है। आप कौन है? कामरान अली हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा तो पहले सब आप तीनों को दोनों हाथों से सलाम जो आप ये प्रोग्राम करते हैं। और जो आप, क्या नाम है आपका? नाम बता देंगे? जी परवेज अली। कहाँ से? नवाबशाह। अच्छा। आप जो कभी कभी जो जुमले और जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, मैं आपको सलाम करता हूँ। शायद आप कभी वाकई आप गायब हो जाएंगे कभी इस प्रोग्राम से। और इसके अलावा जो आज जो वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की थी उसमें मेरा एक सवाल है, आपका सवाल है कि वज़ीर आज़म जो गाय भैंसे और बकरियाँ देंगे हम आम आवाम को, तो वो लेंगे कहाँ से? गाय बछड़े? हाँ, वो ये मुर्गी अंडे से जो उन्होंने अपग्रेड करके अब उन्होंने कहा कि हम लाइव स्टॉक देंगे, तो लाएंगे कहाँ से ये? जी बिल्कुल। वज़ीर आज़म जो हैं भाई वो कहीं से भी ला सकते हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं इंतज़ाम तो किया होगा, उसके बाद ही बात की होगी। कोई खाली खुली तो आपको पता है बात नहीं करते हैं। अच्छा
मिसेस मुमताज़ हैं हमारे साथ। ये आज की सारी टेलीफोन लाइनों में भाई गड़बड़ क्यों है, कुछ बता सकते हैं आप? ये सारी इतनी ख़राब क्यों है? अच्छा, मिसेस मुमताज़ हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब जी, आप लोगों को साथियों से हमें बहुत खुदा के लिए हर चीज क्लियर कट बताया करें। क्योंकि देखिए जी, हम लोगों ने पाकिस्तान बनाया। मैं 5 साल की जब पाकिस्तान आई साहब तो पाकिस्तान टूटते हुए देखा है। मेरे भाई जब हुकूमत चली जाती है फिर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत ने ये किया उस हुकूमत ने ये किया। जो खुदा के लिए बोलना आप लोग सीखें। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला आप लोगों को रिज़्क खुद देगा। हुकूमतों के पीछे खुआना हो, आप पब्लिक को, पाकिस्तानी लोगों को सब चीज साफ साफ बताएं कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये नहीं कि हुकूमत आपको पैसे दे रही है, शहरा दे रही है, नवाज शरीफ दे रहा है, फलां दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप उनकी पर्दापोशी करें। मेरे भाइयों, मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि मैं एक सीनियर सहाफ़ी की बीवी हूँ। मेरे मियाँ का नाम फजल कुरैशी था। वो न्यूज़ के भी नुमाइंदे थे और PTI न्यूज़ एजेंसी के MD थे और मैं खुद सहाफत की तालिबा हूँ और मेरा हमेशा सहाफत से भी ताल्लुक रहा है। मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ। खुदा के लिए हाथ जोड़ के मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग सच बिल्कुल बोले। तो आपको कैसे लगा कि हम लोग जो है इश्तिहारात की वजह से नहीं बोल पा रहे? कुछ ऐसा आपको कैसे लगा? देखिए जी, मुझे पता चलता है क्या साथियों को निकाल दिया। कोई जरा भी साथी सच बोलने वाला होता है निकाल देते हैं और आप लोग खुद भी खूब दबा के हल्की सी आवाज में बात करते हैं। जरा देखिए जी, आपने हुकूमत चलानी है, मुल्क चलाना है। मुल्क को आप अफजल समझे। हुकूमतें तो आनी जानी चीज है। ना नवाज शरीफ में कुछ देना है, ना इमरान खान ने देना, किसी ने कुछ दिया। मेरे मुल्क को आप लोग बचा लें। मैं 76 साल की औरत हो गई हूँ और मेरा दिल करता है कि मेरा मुल्क कायम रहे, मेरे बच्चों के सर के ऊपर मुल्क रहे। जी बहुत शुक्रिया मिसेस मुमताज़। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि फ़ज़ल कुरैशी साहब की बेवा हैं और फ़ज़ल कुरैशी साहब जो हैं वो अपने दौर के बहुत ही ज़बरदस्त नाम था। वो PPI के भी सरबराह रहे। तो मिसेस मुमताज़ खासी मायूस लग रही हैं। एक वक्फ़ा ले लें, उसके बाद आपकी कॉलें लेने का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। और जमाल शाह साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जब मैं ये कह रहा था कि कल अदालत ने कुछ फैसला किया ये शादी हॉल वगैरह तोड़ने के लिए जी, तो मेरी राय ये थी कि भाई इनको तोड़ने से पहले ये तो देख ले कि एक शादी हॉल की बुकिंग 6-6 महीने पहले लोग करा लेते हैं। सही। अब आप तोड़ना शुरू कर देंगे और जिन बेचारों के सारे वो सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। सही कह रहे। तो इस सूरत को सामने रखते हुए जिन लोगों के मामला तय हैं उन सब चीजों को कंसीडर करते फैसला हो। ऐसा ना हो कि लोगों ने सब कुछ अपनी बुकिंग करा रखी और वो सब ऐन मौके पे हैंग हो जाए। सही कह रहे। ठीक है, बिल्कुल आपकी जी। दूसरी बात मेरी ये है कि भाई आजकल जो है जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो माँ बाप को उसको कॉलेज में दाखिला कराने के बाद एक मोटरसाइकिल भी लेकर देनी पड़ती जी, इसलिए कि कराची में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया। सही बात है। दोनों बातें माकूल हैं। बल्कि एक और बात जो है जो मैंने सुनी है वो ये है कि जैसे अदालत सर आँखों पे कल उन्होंने कहा है कि रेलवे की जो तजावुज़ात हैं, जो रिहायशी फ्लैट्स बन गए या घर बन गए हैं, उनको भी साफ़ कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा जो लोग हैं वहाँ के, जिन बिल्डर्स ने ये हरकत की है उनके बारे में अदालत का क्या हुक्म है? क्या इस सारे जो हमसे जो पैसे लिए बिल्डर ने और जिन लोगों ने वो रेलवे की ज़मीन अलॉट की सरकारी इदारों में बैठ के, वो अफसर जो रिटायर हो गए या रिटायर नहीं हुए, उनके बारे में क्या हुक्म है? उनकी सज़ाओं का क्या होगा? उनकी जायदादों की ज़ब्ती कैसे होगी? तो ये भी साथ साथ अदालत अगर एक एनेक्स्चर मेरे ख्याल में देगी क्योंकि उन्होंने अगले पेशी पे सबको बुलाया है और कहा है कि आप सारे बताएंगे और उन्होंने टास्क भी दिया है वज़ीर आला सिंध को कि आप ये प्लान बताएं कि किस तरीके से करना है। तो लेट्स सी, जैसे केस आगे बढ़ता है तो पता लगता जाएगा। फैसल हसीन हैं मस्कत से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फैसल? मुबारक आप लोगों को। आप लोगों को। अच्छा जी, एक तो दो छोटी सी बातें हैं जी। एक तो आप लोगों की शिकायत है कि प्रेडिक्शंस आप लोग नहीं करते हैं।
मतलब 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ। हाँ, प्रेडिक्शन आप लोगों के प्रोग्राम में नहीं होती कि आगे क्या होगा। हाँ हाँ, 1 महीने बाद, एक हफ्ते के बाद। तो वो भी कल के बारे में मैं एक 100% प्रेडिक्शन कर सकता हूँ कि कल शनिचर है, सैटरडे। लेकिन फैसल आपको जो 25 शो और जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनेगा मेरा भाई? नहीं, वो तूती सुनेगा, सब सुनेंगे। सर एक बात और करनी थी। हाँ हाँ, वो जो मैं 1 साल से एक सवाल पूछता चला जा रहा था, जो डर लगा हुआ था मुझे। जी जी। और फिर वो आप लोगों ने मुझे दुखताते रहे और आखिर में लास्ट ये मंथ भी आपने मुझे कहा कि नहीं, वो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। फिर वो दोबारा से वो बात ऊपर आ रही है सदारती निज़ाम की। जी, अब आप लोग क्या कहते हैं? कहाँ आ रही हो? अब वो तो वजीर आजम ने ही उसको वो कर दिया ख़त्म के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यू टर्न ले लेंगे, उसका क्या पता। हाँ, देखें अगर मेट्रो पूरा आइन में एक तरीक़ेकार है फैसल साहब, आइन पढ़ लें तो आपको दोबारा ये सवाल करने की ज़रूरत महसूस ना हो। बेशक जिसके भी दिमाग की इख्तरा हो, इस वक्त जो पार्लियामेंट की सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरीक़े से आप सदारती निज़ाम की तरफ घुमा सकते हैं चीज़ों को। और ये बात हुकूमत को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, और जिनके दिमागों की इख्तरा है उनको भी ये बात पता है कि जनाब कोई ऐसा जो है, हर गुब्बारे के पीछे ना भागें। हाँ, मोहम्मद बख्श जाम शोरों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई। सर आप बहुत माशाल्लाह अच्छे जर्नलिस्ट हैं वसला साहब, जल्दी साहब। कुछ बातें मेरे जहन में जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ पूछना चाहता हूँ। करिए। बात ये है कि अब लोगों ने पीपल्स पार्टी को मुसर्रफ कर दिया, नून लीग को भी आजमाया, 5-5, 6-6 बारियां ली, लेकिन वो नाकाम गए। इसके बाद लोगों की आखिरी जो तवक्कात थी पीछे इमरान खान, वो भी तकरीबन जो दिखाई दे रहा है कि वो भी नाकाम जा रहा है। अगर इमरान खान, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर अच्छी तरह से डिलीवर नहीं कर सके तो वो खुद ब खुद प्रेसिडेंट को कहेंगे भाई इस मिल्क तोड़ दे। अगर 1-2 साल के बाद इलेक्शन होती है तो कौन सी पार्टी विन कर सकती है? एक तो बात मेरी ये है। दूसरी बात है कि इमरान खान करप्शन के खिलाफ डंडा उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो इस पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हुए वो नाकाम जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में हर एक को पाँव पे हाथ रखना पड़ता है। मैं कहता हूँ कि इस करप्शन को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी यानी कि जाने चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो सदारती निज़ाम है वो लागू करना चाहिए, बिल्कुल इस करप्शन को खत्म करने के लिए। उससे कैसे खत्म होगा? सदारती निज़ाम से क्या होगा? सदारती निज़ाम से ऐसा हो, पावर हो कि 1 साल 2 साल के लिए सदारती निज़ाम हो। अच्छा। जिस तरह से ये हमारी जो करप्शन है, ये जो नहीं, वो सदर कैसे खत्म करेगा? अब ये मसला हल हो जाता है। एक अटॉर्नी पावर हो। ये बताइए मोहम्मद भाई साहब, आपकी उम्र क्या है? माशाल्लाह मेरी उम्र 42 ईयर्स है। मैं एक नाज़िम रहा हूँ, जिन्होंने कहा पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ यूसी का। अच्छा, 42 ईयर्स है ना, तो आपको जनरल जिया का सदारती निज़ाम याद है? हाँ, वो मुझे याद है। सदर थोड़ा याद है। तो अच्छा लगता है वो आपको? मैं कहता हूँ जनरल जिया से 2 मिस्टेक, एक मिस्टेक जुल्फ़िकार अली नहीं, सदर थे ना, सदर पाकिस्तान थे वो। सदर पाकिस्तान थे। ठीक है, मुशर्रफ साहब सदर पाकिस्तान थे। हाँ, वो भी याद है। याहिया खान तो खैर आपको याद नहीं होंगे, और अयूब खान भी याद नहीं। मुशर्रफ का मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा, ठीक है। तो जाहिर है कि आपके अरमान जो हैं आपके पैदा होने से पहले ही निकल चुके हैं इस मुल्क में। अयूब खान से लेके आज तक वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं, सदारती निज़ाम भी आ चुका है, भी आ चुकी है, सेकुलरिज़म का भी अयूब खान ने तजर्बा कर लिया था। तो कोई नई बात मेरा ख्याल है की जाए। असल मसला ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं। ये जो चीज़ें हैं ना कि इस निज़ाम की वजह से, उस निज़ाम की वजह से हम असल में सामने वाले निज़ाम की तरफ जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि हम क्या चाहते हैं। मेरा ख्याल है हम कुछ भी नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं। ये कि अपने किसी दोस्त से वो लतीफ़ा सुन लीजिएगा कि निज़ाम कोई भी हो, सिलेबस जो है वो एक ही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा। तो बहरहाल एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है। हाफिज़ दानिश साहब हैं लाहौर से। जी हाफिज़ साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हाफिज़ दानिश बात कर रहा हूँ लाहौर से।
एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट कॉल है किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम में। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, प्राइवेट स्कूल का। ओके। तो आपका मैं प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ। तो मैं वो सिक्योरिटी गार्ड के जो आप बता रहे थे पूरी करामत अली साहब को, मैं बिल्कुल हम इसमें अपने तौर पर भी रफाकत अली नाम है भाई। जी रफाकत अली, सॉरी रफाकत अली साहब के जो बच्चे हैं, मैं वो एरिया को जानता हूँ, लेकिन मैं गालिबन उनसे कांटेक्ट करने की इंशाल्लाह कल पूरी कोशिश करूँगा कि उनको हम अपने स्कूल में फ्री एजुकेशन भी दें और साथ में पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दें, थोड़ा सा दूर इलाके से है। और साथ में अगर उनकी विडो के लिए किसी किस्म की कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पर इंशाल्लाह प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपको जज़ा देगा। बहुत ज़बरदस्त हाफिज़ भाई, अगर हम सबका यही जज्बा हो जाए या कम से कम इरादा बन जाए तो बहुत बेहतर हो जाए हालात। बहरहाल काबिल तहसीन हैं आप। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ हैं कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी अशरफ साहब। वालेकुम सलाम जी सर। मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पर है जी, कोई फलाने पेज पर है, कोई थर्ड पेज पर है। बात कहने की है कि हम लोगों को किसी के पेज पर जाने की जरूरत है। ये तमाम सियासतदान ये अपना पेज बनाए और अपने पेज पर जमा हो जाए। उसमें चोर भी हो, डाकू भी हो, इमरान खान भी हो, ये फजलुर रहमान भी हो, जमात इस्लामी, तमाम लोग हो, और ये उन कुव्वतों के खिलाफ उस पेज पर जमा हो जाएं जो कभी उंगली उठा देते हैं, कभी तहरीक लब्बैक बना देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। खुदा की कसम खा के मैं बोल रहा हूँ, इस रमज़ान के महीने में कि आप कितने भी IMF के प्रोग्राम बना लें, कुछ भी कर लें, इस मुल्क में ये लोग स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। ठीक है भाई, आप राय है और ऑब्वियसली ये राय रखती है एक पार्ट ऑफ सोसाइटी। मोहम्मद असगर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब। वालेकुम सलाम सर, मैं पाकिस्तान स्टेट का एम्प्लॉइज हूँ जी। 2013 से रिटायरमेंट के हमारे ड्यूज नहीं मिल रहे हैं, हमारे घरों में फाके हो रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रोग्राम कीजिए जिससे पता चले हुकूमत को भी कि स्टील के एम्प्लॉइज का क्या हाल है। आप अपने सॉरी हम ये बता दें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से? पाकिस्तान स्टील से। पाकिस्तान स्टील, ठीक जी 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 ठीक है सर। और हमारे यहाँ जब भी फौजी आए, चाहे जियाउल का दौर हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो, आप यकीन माने हमें तनख्वाह भी मिलती रही, मेडिकल भी मिलता रहा, बोनस भी मिलता रहा। और जब भी ये हमारे जमहूरियत आई, कभी हमने स्क्रैप बेचा, कभी कुछ बेचा, कभी बसें बेची, फिर हमें तनख्वाह मिली। असगर साहब, आप पाकिस्तान स्टील में क्या करते हैं? डिपार्टमेंट में हूँ सर। कौन से? HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट। और आप कह रहे हैं कि 2013 से पैसे ही नहीं मिले आपको? नहीं, मुझे नहीं, पूरे स्टील मिल के जो लोग रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो तो सर्विंग को 3-3 महीने बाद मिल रहे हैं। उनके वाजिबात क्लियर नहीं हुए। उनके वाजिबात सही बात है, बिल्कुल। और ये जो इंजेक्शन हर साल अरबों डॉलर का लगता है स्टील मिल को, उसको वो तो करंट एम्प्लॉइज को चला जाता है उनके। अच्छा। मीर चाकर मरी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आप दोनों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। अर्ज करता चलूं, गुज़िश्ता हफ्ते वफाकी वजीर मुराद सईद ने जी एक बयान दिया कि उज़ैर बलोच को उज़ैर बलोचों कहकर पुकारा था। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बलोचों को दहशत गर्द कह रहे थे। गुज़िश्ता 70 साल से हर आने वाली हुकूमत बलोचों से माफिया मांगता रहा, और आज फिर मुराद सईद जैसे वफाकी वजीर ने एक बहुत बड़ा तोहमत अब बलोचों पर झूल गए। थैंक यू सर। अच्छा, अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो। वो उन्होंने एक उसके उस पर बात की थी उज़ैर बलोच के ऊपर उन्होंने, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के तहत और वो करके उस तरह की थी, लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि बलोचों के बारे में ओवरऑल। हाँ, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं चाकर मरी साहब। हाँ, फातिमा साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी सर, आज प्राइम मिनिस्टर का एक बयान चल रहा था कि हालात बेहतर करने के लिए कौम को कुर्बानी देनी होगी। जी ठीक है, मेरा उनसे सवाल ये है कि हम ठीक है कौम कुर्बानी देने को तैयार होगी, आपके साथ जितने मेंबर हैं जो आपके अरकान पार्लियामेंट है PTI के,
कोई एक भी किसी मतलब इस मालियत में कम हैसियत घराने से नहीं ताल्लुक़ रखता। सभी माशाल्लाह मालदार लोग हैं, असम्बली में आए बैठे हैं। क्या पहला कदम वो उठाएंगे? अपनी ज़ात पे सख्ती आप बर्दाश्त करेंगे कि आप कहें कि हम तनख्वाहें नहीं लेते, हमारे मुल्क का ख़जाना खाली हो गया है? तो ठीक है, हम भी तैयार होंगे। आप खुद तो अपने सारे खर्चे और नखरे लल्ले तल्ले पूरे करें, सरकारी घरों की रिहाइश लें, उनकी तज़ीन व आराइश भी दोबारा से हो और खून से फवाम का चूसा जाए। पहले ही आपकी तनख्वाहें हमारे ही टैक्सों से जाती हैं, आप लोग अपने पल्ले से नहीं कुछ ले रहे। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ 62-63 के शेक में आता है बार बार कि सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। अमीन की तो तशरीह हो गई कि जो चोर हैं, डाकू हैं, वो जो चोरी करते हैं इसलिए वो अमीन नहीं है। सादिक का मतलब क्या है? सादिक का मतलब है सच्चा। बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर की ज़बान पे तो ग्रीस लगी हुई है, सुबह और शाम और कल और परसों। और क्या ये सादिक होने की शर्त पे पूरा उतरते हैं? उस वक्त जजों को क्यों नहीं ये शिक नजर आ रही? क्या सारे जुल्म बर्दाश्त करने के लिए लोग ही रह रहे हैं? महंगाई से बुरा हाल कर दिया है, हर घर में रोना पड़ा हुआ है। खौफे खुदा तो यहाँ पे किसी को भी नहीं है, ना उन एंकर्स को जिन्होंने पीटीआई की कैंपेन चलाई थी। वो सब कसूरवार हैं, हम सब के मुजरिम हैं वो। और उन सब के नाम भी जो हमायतें करते थे ना, उन सब के हमें याद हैं। आपको मैं बता नहीं सकती जो इस वक्त लोगों में गुस्सा है। कभी आप बाहर निकल के बात करें, और आपका मीडिया इस कसूर में बराबर का शरीक है, माजरत के साथ। बिल्कुल नहीं, फातिमा बहन आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। और जहाँ तक ये बात है कि जाहिर है ये बात तो है कि हुकूमत को शुरू करना चाहिए, अगर वो लोगों को कह रहे हैं कि मैं पता ये फातिमा बीबी जो हैं, उन्होंने जो बात की, मैं इनकी बात ही नहीं सुन रहा था, मैं कुछ और सोच रहा था कि आम आदमी का गुस्सा किस किस तरीके से निकल रहा है। सही बात, ये इंडिकेटर है। बिल्कुल, इसलिए कि बातें तो ये सभी कर रहे हैं, सही बात, मगर इसको सिर्फ बातों के तौर पे नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ फातिमा का मसला नहीं है, बिल्कुल ये आम आदमी का मसला है। उनसे पहले के जो कॉलर थे अशरफ साहब, जिन्होंने कहा रमज़ान के हवाले से कि मतलब इतनी मजलूमों की बददुआएं हैं, तो जाहिर है महंगाई है और इतना बड़ा मसला है। अच्छा, और आम आदमी को इससे कोई गरज नहीं है कि आपका जो टैक्स नेट है वो क्या है, मैक्रो फाइनेंसिंग किसे कहते हैं, जीडीपी क्या होती है, नहीं है। उसकी तो बेचारे की 3-4 चीज़ें होती हैं, तालीम, रोज़गार, छत, सेहत और सिक्योरिटी। कोई भी पूरा नहीं हो रहा। वो कोई भी कर दे, IMF कर दे, काला चोर कर दे, उसके अलावा क्या है। हाइफा खान हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। नाम है हाइफा खान, हूँ मैं इस्लामाबाद। मैंने लास्ट टाइम भी एक दफ़ा कॉल की जी। मैंने आपको शायद याद हो, मैंने अपनी इस्लामियात की बुक के बारे में कहा था। बिल्कुल। सर, इस दफ़ा एक और थोड़ा मसला है, वो ये है कि अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर MBBS में हूँ इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज। ओके। तो मैंने थोड़ा सा ये मसला शेयर करना था, विच माइट सम पीपल थिंक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे प्लीज़ थोड़ा टाइम देना। बोलिए प्लीज़। सर, मसला ये है, जब मैंने लास्ट ईयर एंट्री टेस्ट दिया था फॉर द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस, उसमें सर आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। पंजाब में अराउंड 70 to 80,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिसमें सिर्फ 3,000 समथिंग सीट थी। और जो मैंने, बिकॉज मैं पश्तून हूँ, तो मैंने KPK का दिया था, तो KPK में अराउंड 35,000 बच्चों ने टेस्ट दिया था और सिर्फ 1,000 समथिंग सीट थी। येस, आई एग्री देयर शुड बी कंपटीशन, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा स्टिफ कंपटीशन, लेकिन कोई थोड़ा उस तरह का भी तो होना कि सीट सब आप खुद सोचते हैं 70-80,000 बच्चा टेस्ट दे रहा है और सिर्फ 3,000 सीटें हैं, तो दिस इज़ नो वेयर जस्टिफाइबल। और दूसरा इसमें सर जो सबसे मेजर मसला ये है, वो ये है कि हर प्रोविंस का अलग है। अब मैंने जब KPK का दिया था तो मैंने पूरी ज़िंदगी यहाँ पे पढ़ा है, तो अब मैंने फेडरल बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं। ऑल ओवर सडन आई हैड टू स्विच टू 6 डिफरेंट बुक्स। फिर आप 6 डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, आप अकेडमीज के चक्कर लगाओ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक से FSC तक कभी भी अकेडमी ज्वाइन नहीं की, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे। बट क्या है कि अकेडमीज ने इतना, सर आप कभी अगर आप जाएं, मतलब आप सबके बच्चे एज में तो होंगे कि अकेडमीज का इतना बिजनेस है, हर जगह बैनर्स, दे मेड दिस परसेप्शन कि आप अकेडमी ना जाओ तो आपको तो क्लियर हो ही नहीं सकता। हर अकेडमी कह रही है कि हमसे अच्छा तो। हाइफा, 1 मिनट हमें वक्फा यहाँ लेना है, तो हम वापस आते हैं, आपकी कॉल हम मजीद सुनेंगे। एक वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक। हमारे साथ कॉलर हाइफा खान मौजूद हैं जो मेडिकल की फ़र्स्ट ईयर की तालिबा हैं। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा जो दाखिले के वक्त होते हैं 70 से 80 हज़ार में सिर्फ 3,000 बच्चों को लिया जाता है, और साथ ही अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 35,000 में से 1,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। फिर उन्होंने कहा सूबों के दरमियान जो किताबों का फ़र्क है वो भी मौजूद है। जी हाइफा, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। हेलो, मेरे ख्याल में हाइफा चली गई है। आजकल वैसे ये हो भी रहा है कि जो एजुकेशन है उसको कम से कम सेंट्रलाइज्ड हो और यकसां निसाब हो मुल्की सतह पे, इसकी भी कोशिश हो रही है। लेट्स होप कि ये हो जाए। खलील अहमद साहब हैं कराची से। जी खलील साहब। हेलो, मेरे ख्याल में ड्रॉप हो गए और हमारे पास वक्त भी कम बचा हुआ है। IMF का वफ्द जो है वो भी इस्लामाबाद में लगा हुआ है हुकूमत के साथ। IMF के वफ्द का वीकेंड तो मारा गया, लेकिन पहले ख़बर आई थी कि जनाब को बहुत इंटेंस नेगोशिएशंस चल रही हैं उनके दरमियान। फिर ये ख़बर आई कि खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म, उन्होंने कुछ कहा कि कुछ नरमी कर लें भाई, तो उस पर IMF वालों ने कहा कि फिर हम दोबारा। तो यार पैसे तो अगली हुकूमत को वापस करने हैं या अगली नस्ल को वापस करने हैं, नहीं जो मिल रहा है ले लें। 3 साल का प्रोग्राम होगा, हाँ उसके बाद ही करेंगे। लेकिन IMF का देखें, IMF का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लाइक 0.2%। हाँ इतना ही होता है, लेकिन शर्तें सख्त होती हैं। हाँ शराइत सख्त होती हैं। और इस वक्त तो अपोजिशन पूरी लगी हुई है कि IMF से बात कर रहा है, ऐसे जैसे उनके दौर में कभी किसी ने। अच्छा, IMF पे इतना शोर मच रहा है, लेकिन जब हुकूमतें कमर्शियल रेट पे कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेती हैं तब ये इशू नहीं बनता। हाँ तब नहीं। क्या मसला है ये सर? उस वक्त तो देखें IMF जो है ज़ाहिर है और भी कुछ चीज़ें होती हैं उसके साथ साथ। IMF का तो अब ये बात है कि वो अमेरिका बहादुर की जो है वो जब तक वो नहीं होगी। आपको आज पता चला? नहीं, आज तो 13 प्रोग्राम ले चुके हैं, आज पता चला। हाँ लेकिन वही बात है ना, आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्योंकि इतने अच्छे नहीं रहे। असल में कहने को कुछ और नहीं है, लिहाजा IMF ही सही। हाँ IMF सही बात, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के कहता है भाई साहब हमसे पैसे लीजिए। हाँ लेकिन ज़रूरत तो हमें है ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो जनाब फ़िलहाल क्योंकि लाइंस भी हमारे ब्रेन की तरह डेड हो रही हैं क्योंकि हमारा भी हफ्ता जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हुआ चाहता है। कल स्पेशल एक प्रोग्राम है जिसमें हमने कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट को बुलाया है, वो ज़रूर देखिएगा। रमज़ान भी है और पाकिस्तानी माशाल्लाह कम से कम चैरिटी के मामले में जो है खासे आगे हैं। तो क्या हो रहा है वो देखिएगा कल। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।